खबर है में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ हैं। खरीदे हुए वोटों से क्या आईनी तरमीम हो सकती है ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम अगर इन्हें वोट ना देते तो उन्होंने हमारे 10 वोट खरीद लिए थे। इसका मतलब है कि उन्होंने उनकी पार्टी में बगावत गवर्नमेंट ने करवा दी थी। इल्ज़ाम हमारा नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाया है एक बहुत बड़े लीडर हैं और मौलाना फजलुर रहमान। 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया तो पार्लियामेंट क्या करेगी? क्या फिर कोई नई तरमीम लेके आएगी? तो ये एक इदारे डैगर्स ड्रॉन क्यों हैं? IPPs एक बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, बाहर से दबाव डलवाने की क्या ज़रूरत है? मकामी तौर पर आपको कोई हमायत हासिल नहीं है। हमारे जो वज़ीर मोहतरम हैं वो हैं और बड़े लोग हैं, क्यों आप अपना कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा? यू आर अनटचेबल, लिहाजा कि ना अपने वसाइल और अपनी तवानाई ज़ाया करें बाहर से दबाव डलवाने के लिए। और इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदादी तंजीमें हैं उनको भी वो यानी देख लें एक क्या इस किस ऐद में हम सांस ले रहे हैं। हमारे साथ अब होंगे अली अहमद कुर्द साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक इंसान आज़ादियों के हवाले से बेपनाह उनकी एक स्ट्रगल है, मगर थोड़ी देर बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे। मगर मियाँ शाहिद साहब, हजूर बड़ी खबरें हैं। मौलाना का ये कहना कि ज़रा सुने मौलाना क्या कह रहे हैं, इस पर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाओ भाई। वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने। हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता, वो कामयाब हो जाता। वैसे मियाँ शाहिद साहब, ये जो दास्तान है, जब मौलाना फजलुर रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जनाब जरदारी साहब के साथ, बिलावल जरदारी साहब के साथ, तो ये दास्तान इनके चेहरे पर लिखी हुई थी कि हजूर फिर हम ये बात यानी हक बजानब है ये तय करने में कि जनाब तुसी वोट ना भी दो, आप ना भी दें हमें वोट तो कोई बात नहीं, आपके बंदे तो हमारे साथ हैं, लिहाजा आप भी आ जाएं, आपकी बड़ी इसमें सुबकी होगी। तो ये बात अब समझने में हम हक बजानब है अगर हम ये नतीजा निकालें मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान से। और सेकेंडली हजूर आपके पास क्या खबर है, क्या मौलाना ठीक कह रहे हैं? काजी साहब देखें, ये दास्तान उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे मिलने गए थे आखिरी बार, और उनको कहा था कि मौलाना आपके लोग जो हैं वो बिक चुके हैं, टूट चुके हैं, आप वोट देंगे नहीं देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको साथ रखना चाहते हैं। इससे पहले अगर आप पीछे चले जाएं काजी साहब, जब ईवान सदर में एक मुलाकात हुई थी जिसमें मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी थे, उसमें भी यही अल्फाज दोहराए गए थे। और जो मेम्बरान हैं वो तो टूट चुके थे, अभी भी उनके मेम्बरान जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को 27वीं तरमीम पर जो है वो राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर से, और ये कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम में जो शिक्कें आएंगी उस पर जो है वो हम वोट देंगे, और वो बरमला कह रहे हैं। और उस वक्त जो JUIF के जो 11 मेम्बरान हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो टूटे हुए थे। 50 मेम्बरान तक उनके पास लिस्ट थी गवर्नमेंट के पास जो कि मौजूद थी, और उसमें आपने देखा कि उस दिन जो पार्लियामेंट के अंदर मैं रात उस वक्त रात गए तक वहां पर मौजूद था। 5 लोग तो अंदर आ गए थे। मैं चाहूंगा जरा मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी ज़िंदगी एक दास्तान है जदोजहद की मुल्क में, चाहे वो सिविल आज़ादियाँ हों, आइन की सरबुलंदी हो, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ हैं जनाब अली अहमद कुर्द साहब। थैंक यू वेरी मच अली अहमद कुर्द साहब, आपने हमें वक्त दिया। हजूर हम इसी पे बात कर रहे थे कि आज बलूचिस्तान के ही लीडर जो हैं और पाकिस्तान के भी लीडर हैं, मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि भाई हम करते क्या ना करते, मरते क्या ना करते, कि हमारे वोट तो बिक चुके थे। तो एक लॉ यानी एक्सपर्ट के तौर पे, लीगल माइंड के तौर पे और एक सिविल आज़ादियों की एक जदोजहद करने वाली शख्सियत के हवाले से अगर मैं ये आपसे सवाल करूं कि उस तरमीम की इखलाकी और कानूनी हैसियत क्या होगी कि जिसके एक लीडर बहुत बड़े ये कह रहे हैं कि जी मेरे तो वोट बिक गए थे तो मैं भी शामिल हो गया बीच में। जनाब अली अहमद कुर्द साहब। देखें सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत आपकी नवाज। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सिविल सोसाइटी में रियासत बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट होता है एक उसमें, और हर लिहाज से कोशिश की जाती है शहरियों की तरफ से, स्टेट की तरफ से और इदारों की तरफ से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिसके ऊपर एक सेक्रेटनेस का एक गिलाफ कवर चढ़ा हुआ है, इसको किसी भी लिहाज से डैमेज नहीं करें। मगर हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है
जिसके बारे में आम आदमी भी ये कहता है कि कई दफा गालबन नहीं बल्कि कम्प्लीटली 4 दफा जो है डिक्टेटर ने इसको रोंदा और इसकी लेजिटिमेसी जो है उसको हमारी कोर्ट्स ने अता की, ग्रांट की। तो कई दफा लोग कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी खुद लाइफ को न बचा सका, अपनी तकद्दुस को नहीं बचा सका, वो लोगों के लिए क्या करेगा। मगर उसके बावजूद भी हम वकला या पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि एक लोगों और स्टेट के दरमियान एक बाइंडिंग फोर्स है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अब जो 26th कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस बोंडे तरीके से आया, जिस बदनीयती के हुकूमत की तरफ से बदनीयती की तरफ से आया, जिस तरह इसमें ओपनली ब्लैकमेलिंग हुई, मार्केटिंग हुई, लोगों की कीमतें लगाई गई, जिस तरह लोगों को छुपे, जैसे सरदार अख्तर मैंगल के जो 2 सेनेटर्स थे, बाकी सारे सेनेटर्स तो सेनेट हॉल का एक मेन गेट है, वहां से एंटर हुए, एंट्री गेट है। और जब ये 2 सरदार अख्तर मैंगल के एंट्रेंस है, इनको पार्किंग में जहाँ गाड़ियां पार्क होती हैं और वहां से लिफ्ट के जरिए इनको सेनेट में लाया गया। सारी दुनिया ने देखा और उनको अपने लीडर से मिलने नहीं दिया। अब मौलाना साहब जो कहते हैं, तो मौलाना साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनका ये स्टेटमेंट यकीनन जब कोर्ट के सामने ये आएगा तो कोर्ट इनके स्टेटमेंट को किसी भी लिहाज से इग्नोर नहीं कर सकती। इसका 26वीं तो कुर्द साहब, आप क्या समझते हैं कि 26वीं तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है? क्या आप समझते हैं कि 26वीं तरमीम ठहर पाएगी या उड़ जाएगी? नहीं, देखें, बिल्कुल सारी तरफ से, बल्कि सारे जो मेरी मालूमात के मुताबिक सारे प्रोविंशियल बार एसोसिएशन और गालबन 1-2 बार एसोसिएशन ने भी इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है, पेंडिंग है। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ा और अहम मामला है, ये टेकअप होगा। जब टेकअप होगा तो ये सारी क्या छोटी और क्या बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पोजीशन है वो जब सामने आएगी तो देखें इसमें जिस लिहाज से ये इसके कंटेंट्स हैं, 2 महीने से कोशिश के बावजूद जो 26वीं तरमीम पेश की गई उसमें अब भी कितनी खामियां हैं, जिसके लिए कह रहे हैं कि अब 27th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पेश किया। सर, 26वीं तरमीम में तो ये कहा जा रहा है कि वोट बिके। कल एक इलेक्शन हुआ, वकला का सबसे बड़ा इलेक्शन, क्या वो शफाफ था? देखें, जब सबसे सेक्रेट मुकद्दस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब उसका तकद्दुस नहीं रहा तो हमारे इलेक्शन में अब हमारे आप अंदाजा लगाएं। मैं ओपनली कहता हूं कि वकला तहरीक में जो वकला लीडर्स पैदा हुए उसके बाद सिर्फ और अली अहमद कुर्द साहब, मैं 2 स्टेट माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं और आपको रोक रहा हूं, बड़ी अहम बात कर रहे थे आप। एक तो कादिर पटेल साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं हमने 50 बंदे और हमने मिला, हम तोड़ने की बात नहीं करते। और दूसरी बात ये, एक तकलीफ दे बात तो है ना अली अहमद कुर्द साहब कि हम इल्ज़ाम कभी इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं, उधर देते हैं, मगर हम में से ही तो लोग फिर हमें भी ट्रेक करते हैं, तो हम उनसे क्या गिला करें? दोनों बातों पे आपका टेक। नहीं, देखें, आप ब्रूट फोर्स जो हो, जहाँ पे एक नंगी जारियत हो और ताकत का बहुत जालमाना मुजाहरा हो, उसके सामने तो कोई नहीं ठहर सकता। तो फिर तो उसको तो आप ये नहीं कहिएगा, ये जो लोग दिखते हैं या जो लोगों को खरीद अली अहमद कुर्द साहब, आपको देख के आप एक जद्दोजहद की तारीख है। मैं आपसे एक बात करता हूँ कि कल मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ हाकिम बदहम, और मैं कहता हूँ कि यार ये मुझे काम नहीं करने देते, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ और कहता हूँ कि यार मैं अपने फरीजे और जो मेरा हल्फ है उसके मुताबिक मैं नहीं चल सकता, तो मैं आज इस्तीफा दे के घर जाता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नीड दिस जॉब। मगर जब हम ताकत में आके ठेका फरोशी शुरू कर देते हैं, निजी कारोबार खड़े करते हैं, तो ये इधर भी तो प्रॉब्लम है ना कुर्द साहब, या नहीं है? तो अपनी सारी जिंदगी में कभी भी सियासी जमातों को उनकी ना मैंने तारीफ किया ना उनके रोल को। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आपकी तो एक शफाफ तारीख है ना, आप हमारे सामने हैं, कौन छुप सकता है? ना वारदात छुप सकती है, ना कुर्बानी छुप सकती है, ना जदोजहद छुप सकती है। आपकी जदोजहद किसी से नहीं छुपी हुई, और मैं आपकी ज़ात को नहीं सवाल कर रहा। ये जो यहाँ एक पॉलिटिकल कल्चर है,
कि सियासत में माल बनाने का। और आप मुझे बताएं, एक और साहब है, मैं उनका आपको शॉर्ट सुनवाता हूं, उनकी सियासी तारीख क्या है, उनकी जदोजहद क्या है, उनके पीछे कितना बड़ा विजन है। जरा सोचिए वो क्या फरमा रहे हैं पार्लिमान को रिप्रेजेंट करते हुए। ये तलाल चौधरी साहब है, आपका टेक लेता हूं, काइंडली जरा 2 लफ्ज सुन लीजिएगा। अब मुझे बताएं कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी नहीं है। अली अहमद कुर्द साहब जी देखें, नहीं मैं अर्ज करूं कि जो पार्लिमान है, पार्लिमान के इस इख्तियार से या इस पावर से कोई इनकार नहीं करता कि वो लेजिस्लेशन कर सकती है। पार्लिमान वो के जो मुल्क के पूरे एक एक्यूमुलेटेड, एक जमा की हुई जो जहानत है, उसकी नुमाइंदा है। पूरी हम जब कहते हैं कि पार्लिमान ज़हीन है, पार्लिमान के पास सोचने समझने की ताकत आम इदारों के मुकाबले में ज्यादा है, तो उसकी जो मजमूई हैसियत है उस पर हम बात करके कहते हैं। एक आदमी की हम बात नहीं करते हैं कि एक रुकन असेंबली बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, वो उसके मुकाबले। लेकिन गुरु साहब पार्लियामेंट कहती है कि हम ताकत इस्तेमाल करेंगे। क्या पार्लियामेंट अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी अगर 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाती है और 27वीं तरमीम का भी रास्ता रोक दिया जाता है और जजेस की जो तादाद बढ़ाई जा रही है उसको भी रोक दिया जाता है, तो पार्लियामेंट ताकत इस्तेमाल करेगी सर? नहीं तो नहीं था। पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट ने जिस तरह किया आपके सामने है, अब जिस तरह 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट लाए ना, उसमें लॉ मिनिस्टर बैठा है, वो भी तो रुकन असेंबली है। पौने रात के 12 बजे तक कहता है कि अभी तक तो मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया है। हालांकि उसकी लीगल ड्यूटी है, वो ड्राफ्ट को बनाएगा, सब कुछ करेगा, कंसल्टेशन करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा। इसका मतलब जब तक रात के 12 बजे तक उस लॉ मिनिस्टर के पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब सर इन तरामीमों का आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? क्या ये तरामीम रहेंगी इसी तरह या खत्म होती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, इस तरामीम के सामने 2 चीजें खड़ी हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है जिसको किसी सूरत में भी इसको रहने नहीं। दूसरी वकला खड़े हैं। वकला बिल्कुल आप देखेंगे, हम 2-4 दिन में हमारी मीटिंग हो रही है, हमारी वकला एक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है। हम किसी भी सूरत में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एज इट इज जो ये है इसको रहने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। क्योंकि अली अहमद कुर्द साहब जो है वो हार चुका है, हुकूमत जो बड़ी पुरतवाद है कि कोई तहरीक नहीं चलेगी। नहीं, किसी के कहने से तो हमने शुरू किए ना, किसी के कहने कोई हमारी तहरीक को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। देखें, इसमें हमारी तहरीक में एक अली अहमद कुर्द साहब, मैं आपका बहुत यानी आपका शुक्रमंद हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। वक्त सामने आ जाता है, ब्रेक लेनी है। बात यह है कि ये ठीक है, अगर ख़रीदने वाले हैं तो बिकने वाले भी तो हैं, और मैंने ख़रीदने वालों को वोट नहीं दिया, मगर जो बिक जाते हैं वो क्यों बिकते, अगर बिकते हैं जिस तरह वो खुद कह रहे हैं, तो मेरा गिला तो उनसे है कि जिन्हें मैं वोट दे के असम्बली में भेजता हूँ, तो क्या हमारे हकूक़ का वो ख्याल रखते हैं या हमारे हकूक़ का वहाँ धंधा होता है? तो ये एक सब सोचने की बात है। मैं गलत हो सकता हूँ, कोई गलत हो सकता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहुत सी खबरें। IPPs हुकूमत पर बैरूनी दबाव की कोई ज़रूरत है, उसको अंदरूनी दबाव काफ़ी नहीं है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मियाँ साहब, एक तो ये बताइए कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जो लीडरान हैं आजकल, कोई चाइना के दौरे पे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो एक ये बताइए, और फिर उसके बाद में आएंगे कि क्या बुशरा बीबी साहब जो हैं मोहतरमा, उनकी जो हमारी खातून अव्वल थी, क्या वो किसी डील के नतीजे में गई या क्या मामला है? इस बारे में क्यों इतने ज़्यादा लोग जो हैं इनसिक्योर हो रहे हैं? और ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कल जो ट्वीट की है उसमें बड़े हमें वो इनसिक्योर नजर आए। मगर पहले ये बताएं कि हम चाइना और सऊदी अरब के ये दौरे जो हैं, एक पहले तो समझ आती थी कि हमने रोल ओवर लेना होता है, पैसे मांगने जाते हैं और हमने क्या करना है, मगर इज देयर एनी अदर डायमेंशन टू दीज विजिट्स? मियां साहब, काजी साहब, इस दौरों के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ऑन रिकॉर्ड है, दूसरा ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड जो है मामला ये है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम जो है आपने देखा कि MOUs हो रहे हैं, लेकिन असल मामला यह है कि लॉबिंग हो रही है। लॉबिंग के लिए गए हैं क्योंकि हुकूमत जो है वो, अगर मैं कहूँ तो बेचैन है। वो इसलिए कि चंद दिन पहले आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने भी एक खदशे का इजहार किया और उन्होंने कहा कि डील हुई है। राणा सनाउल्लाह का भी बयान ऐसा ही आया। गवर्नर KPK ने आज जो है वो कह दिया, और अली अमीन गंडापुर के मुंह से भी पहले निकला, फिर वो बाद में उन्होंने थोड़ा सा इसमें जो है एहतियात बरती, लेकिन आज जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने भी इशारा दे दिया
तो डील तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। और नवंबर में जो इलेक्शन है वहाँ पर अमेरिका में, वो बड़ा किरदार अदा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो मुसलमान वोट है वो ट्रंप को जा रहा है। आज मैंने सारा दिन मॉनिटर करता रहा, तो जितने मुसलमान हैं उनसे जब इंटरव्यूज़ मैंने सुने तो वो कह रहे थे कि हम ट्रंप को वोट देंगे। ट्रंप को वोट वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने खत लिख दिया, दूसरी जानिब बरतानिया के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी अपनी हुकूमत को खत लिख दिया। तो इसलिए ये सारा कुछ जो है नवंबर में जो होने वाला है उसके लिए जो है वो हुकूमत भी अपने तय जो है लॉबिंग कर रही है कि ऐसा ना हो कि जो होने वाला है, लेकिन जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और वो हो रहा है। उसकी निशानियां जो है काजी साहब नजर आ रही हैं। एक निशानी तो बुशरा बीबी वाली नजर आई, जिसमें बड़ा ही शोर पड़ा है कि बुशरा बीबी की रिहाई, फिर उनका पेशावर जाना, फिर आखिर आज भी वो अडयाला जेल में आई और उसके बाद अभी लाहौर की जानिब रवां दवा और वहाँ पर पहुँची, और उनका जो है वो गिरफ्तारी ना होना। इससे पहले आपने देखा कि बहुत सी गिरफ्तारियाँ होती थी और जैसे ही कोई रिहा होता था फौरी गिरफ्तारी हो जाती थी। ये सारी निशानियाँ जो हैं उस तरफ इशारा कर रही हैं, और ख़ास तौर पे जो लीडरों की बातें हैं वो भी उसी तरफ इशारा कर रही हैं। और ज़रा ये कहते हैं कि गारंटी जो है वो जो है वो सामने उस पर सोचा जा रहा है कि गारंटर कौन होगा इस मामले का, क्योंकि हर बातचीत का, मुज़ाकरात का एक गारंटर होता है। इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं वो इसलिए इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने अमेरिका और बरतानिया में जो ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं उस पर आवाज़ उठा ली है। जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से आपने देखा कि एक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि हम वक्त पर जो है वो बताएंगे कि बानी पीटीआई के मुतल्लिक जो खत लिखा गया है उस पर हमारा मौक़िफ़ क्या है। तो वो सारे का सारा 5 नवंबर पर जो है वो जा रहा है। 5 नवंबर के दिन के बाद जो है वो फैसला होगा और उसमें गारंटर जो है वो सामने आएंगे कि बानी पीटीआई जो है वो रिहा होंगे, और ये ज़राए भी कह रहे हैं और बार बार ये सामने जो बात आ रही है कि जल्द रिहा होंगे, और ये तहरीक इंसाफ के लीडरान भी कह रहे हैं और हुकूमत की तरफ से भी ये बात आ रही है, हुकूमत के जो जोमा अच्छा मियां साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ और सुनाना चाहता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब बड़े नॉन आदमी हैं और पीटीआई के एक रहनुमा हैं, उन्होंने एक बात की है, ज़रा उस पर भी हम कमेंट करते हैं, ज़रा सुनवाइए भाई। ये क्या कह रहे हैं मियां साहब, आपको बात समझ लगी? यानी बिल्कुल लगी। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना काजी साहब, आप कुछ दिन पहले थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने एक बात की थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम आ रही है इस पर कौन, क्या मियां साहब राजी हैं? तो उस पर मियां साहब जो थे वो राजी नहीं थे, ये बात भी सामने आ चुकी है। मियां साहब ने इस दौरान जो पहले दिन गुजरे हैं, कुछ दिन गुजरे हैं और उससे पहले रब्ता करने की भी कोशिश की, ये भी खबरें जो हैं वो सामने आई। तो मियां साहब जो हैं वो अमेरिका गए तो उन्होंने कह के गए हैं कि आके मैं बात करूंगा। अब मियां साहब जो बात करेंगे वो भी सामने आ जाएगी। मियां साहब जो है वो लॉबिंग करने वहां पर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां तक शेर अफजल मरवत की बात है, काजी साहब मुझे इंटरजेक्ट करने दें। मियां साहब मुझे एक बात बताएं कि वो आने से पहले कहते हैं कि मैं उस वक्त, यानी उनके लोगों के ये बयानात मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के जो स्टालवार्ट्स हैं, कि जी जब चीफ जज लगेंगे, चीफ जस्टिस लगेंगे जनाब काजी फायजी साहब, तो हम फिर मियां साहब तशरीफ़ लाएंगे। और उनके जाने से पहले ही खुद चले गए। तो क्या वो इतने बाइख्तियार हैं? और जिस तरीके से एक जो सिविल जो एक बालादस्ती होती है, जो उसका हशर 2024 से लेके अब तक हुआ और जिसको प्रिजाइड ओवर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया, जिस तरीके से हम केव इन किया है, देखे ना, मैं इसलिए कहता हूँ मुझे एस्टैब्लिशमेंट से कोई गिला नहीं है। अरे भाई हम कहाँ हैं? तो मियाँ साहब इतने ताकतवर हैं या मियाँ साहब की वजह से खान साहब अंदर हैं या उन्हें वो बाहर ला सकते हैं? इट मेक्स मी लाफ। आप क्या कहेंगे? देखिए काजी साहब, मियाँ साहब ताकतवर नहीं है, बाइख्तियार नहीं है, मियाँ साहब दिल बर्दाश्ता हैं। और मियाँ साहब जो हैं वो इतने दिल बर्दाश्ता हैं कि अभी वो जो करने बाहर गए हैं वो इस सर्वाइवल की जंग है। काजी साहब असल में मामला ये है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं हो पा रही और वो मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं है, मैं उनके लीडरान की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ पर लीडरान इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त क़यादत है। क़यादत तो बंदे नहीं निकाल सकी। क़यादत तो कहती है कि 4 लाख बंदे चाहिए फिर खान की रिहाई होगी, लेकिन खान की रिहाई जो है वो किसी और तरफ से हो रही है। खान की रिहाई जो है वो तहरीक इंसाफ के लीडरान से या नवाज शरीफ की ताकत से नहीं हो रही। खान की रिहाई जो है वो किसी और तरफ से हो रही है। मियां साहब, मैं एक और डायमेंशन पे आता हूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने बहुत ही जो लीडर्स हैं इनके, और हम देखते हैं कि पीटीआई एक बड़ी पॉपुलर पार्टी है, वोटों की हद तक वो किसी के काबू में नहीं आती। मगर एक सवाल तो ज़रूर उठता है कि जब 68-69 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तहरीक चलाई
तो कितने वैलियंट और कितनी वैलर के साथ लोग लड़े और मजबूर किया। एक डिक्टेटर जो हैं उनको खुद याया खान ने कहा था कि जब एक टेलीफोन कॉल गई थी एक वापडा के लीडर की कि जनाब आपकी बिजली हम बंद कर देंगे, तो जनाब याया खान साहब ने कहा था ये तारीख का हिस्सा है, लाल खान की किताब में नकल है ये वाकया, तो उनका जनाब आप घर चले जाएं। एक बात तो तय है ना कि पीटीआई के बिल्कुल वोटर्स उसके साथ हैं, मगर वो कोई ऐसी बड़ी तहरीक या कोई ऐसा पावर शो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकी जिसकी वजूहत हमें समझ आती हैं, क्योंकि 68-69 में लोगों की मईशत का नाम लेके भुट्टो आया था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। या एक और बात सुना दो, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन आटा, इस पे बिलबिला के लोग निकल आए थे। ये पार्लिमानी जमहूरियत, वोट दे दो, इंसानी हकूक, NGOs की ये कहानी, ये छोटी मोटी, इस पे तो लोग नहीं आते ना। और मेरे ख्याल में यही वीकनेस है मियां साहब। सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक साल पीछे चले जाएं, एक साल पीछे जब बानी पीटीआई बाहर थे तो उस वक्त पीटीआई नजर आ रही थी, लेकिन आपने देखा कि एक साल में आपको कहीं पीटीआई नजर आई है, उसकी क्यादत नजर आई है? जो मौजूदा क्यादत है जो वकला से भरी हुई है और जो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो कहीं नजर नहीं आते। ये तो सिर्फ मुलाकातें करने जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान से तरले करा के। यहां पर मैंने देखा कि पूरा साल में अडयाला जेल का चक्कर लगाता रहा हूं मैं खुद भी, वहां पर मुझे कोई कारकुन नजर नहीं आया, मुझे कोई कारकुन जो है वो बाहर नजर नहीं आया कि वहां पर पहुंचा हो। किसने लाना था? क्या कोई लीडर वहां पर कारकुन लेके गया? कल चंद खवातीन जो थी वहां पर गई। लीडरान में तो ये है कि वो एहतजाजों में नहीं आते, वो तो उसमें जो जलसे हुए हैं उसमें पूरे लीडर नहीं आते। जब इस्लामाबाद का जलसा हुआ था उसमें मैंने देखा कि लीडर जो है वो एक एक करके आ रहे थे। कारकुन तो खुद आए थे वहां पे, कारकुन तो जल मकसद से भी आए थे, कारकुन तो जो है वो केपीके के दूर दराज इलाकों से भी आए थे। अच्छा मियां साहब, मैंने कुछ खबरें, आप जानते हैं कि वक्त हमारे पास महदूद होता है, मगर आज मुझे बड़ी हैरत हुई। अरे भाई, बैरूनी दबाव की क्या जरूरत है? अंदरूनी दबाव कम है। जब एक वजीर मौसूफ आके कहते हैं, जब वजीर बराए पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ साहब हुआ करते थे, व्हेन ही वाज प्रिजाइडिंग ओवर ऑल दिस, जिसके बारे में वो कहते हैं, वो ये खबर है, हम ये, और खबर एक बड़े बिजनेस रिकॉर्डर, एक बड़ा एक अखबार है उसमें छपी है। अच्छा, बात ये है कि ये आप देख रहे हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं कि इसमें वो बताया जा रहा है कि उर्दू में अगर मैं तर्जमा करूँ कि एक दबाव, भाई क्या ज़रूरत है? इस दबाव की कोई लोड़ है? मुझे बताएं कि जब ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड है, हेरल्ड जो पर्चा बंद हो गया है उसमें इंटरव्यू देते हुए, मैं उनको वर्बैटम कोट करता हूं, कोट अन कोट, वो कहते हैं कि ये बिजली नहीं बन रही, डे लाइट रॉबरी हो रही है। तब वो खुद वजीर थे। फिर ये वजीर आते हैं अवैस लगारी साहब मोहतरम, तो वो कहते हैं कि हम इन्हें टच नहीं करेंगे। कोई ज़रूरत है? जब सारी जगह पर हमें पता है ना किसके हैं। मियाँ साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये कौन सी 30-40 फैमिलीज हैं, इनके यही तो पार्टियों को फंड करते हैं। मैं रोना तो यही है, एस्टैब्लिशमेंट को रोज हमने एक बनाया होता है, क्या पंचिंग बैग बनाया हुआ है, और हमारे भाई आप जो है धंधा कर रहे हो, सियासत तो नहीं कर रहे ना। मैं क्या कहूं, मैंने तो जज जर्नैल मैं नहीं लगाता, मैं तो आपको वोट देके वजीर बनाता हूं। काजी साहब 2012 की बात है, मैं थोड़ा सा उस तरफ ले जाऊं, फिर ये खबर भी इस पे देते हैं। 2012 की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब इस हाथ पर लिख के सुप्रीम कोर्ट में जाया करते थे, और मैं वहां पर खुद मैंने कवर किया है। वहां पर इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस होते थे, उनको दिखाते थे कि सर देखें ये इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। काजी साहब, वो जो मुआहदे किए गए थे, जो जिसमें ग्रंटर जो है वो बाहर के मुल्क रखे गए हैं, जिनमें बाहर की फर्में जो है वो यहाँ के लोगों ने बाहर की फर्में रजिस्टर्ड करा के बेनामी IPPs जो है वो यहाँ पर लाइसेंस लिए, उनका खमियाजा तो इसी तरह भुगतना पड़ना है ना। अब हमने 5 IPPs जो है वो बंद करने के लिए जो है वो मुआहदा कर लिया, लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है 70 अरब रुपए की कहानी कि 70 अरब रुपए का बकाया जात का हमने उनसे वादा कर लिया हुआ है। वो जो बाहर से दबाव आ रहा है वो उन बकाया जात का आ रहा है। पहले 17% से 23% से 35% तक जो नजायज मुनाफा है वो खा गए वो IPPs। उन्होंने अरबों खरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ले ली, और उसके बाद उन्होंने कई दफा अपने मुआहदों को मॉडिफाई भी कराया, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारे बकायाजात भी दें। इससे पहले 2020 में जब एक नेगोशिएशंस का एक सेशन चला था, तो उसमें भी ये कंपनियां जो है वो बाहर चली गई थी। इन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तानी हुकाम को खींच लिया था, और उस वक्त भी इन्होंने 22 और 20 अरब रुपया से जायद जो है रकम। मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, मियां साहब बात ये है, आप और मैं और यहाँ पे हमारे दोस्त जो अरशद अब्बासी साहब, यहाँ कि जब कोई इंटरनेशनल मुआहिदा भी हो
और उसमें जो चीज़ें तय होती हैं अगर उन पर अमल पैरा नहीं किया जाता, वो मशीनें नहीं लगाई जाती और तो वो मुआहदे कहीं खड़े नहीं होते। और जिस तरीके से यहाँ कहा था हमारे प्रोग्राम में आके एप्टमा के चेयरमैन जनाब नईम साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि आप मुआहदे खोल के तो देखें, ये आपके पाँव पड़ जाएंगे। जितनी बड़ी वारदात हुई इस मुल्क के साथ, पूरा मुल्क खोखला कर दिया इन्होंने। बहरहाल आप डरे ना, आपको इनमें से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मेरा ये राय गलत हो सकती है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे इजराइल वहाँ पे किस तरह जिस तरीके से बर्बरियत कर रहा है और पूरी दुनिया उसकी सारी बॉडीज़ जो हैं वो देख रही हैं उन बच्चों के गले कटते। ये क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये जो ऑन गोइंग एक है और पूरी दुनिया को इम्पेरल कर दिया है, ये जो दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक गजा वाली ईरान इजराइल और ये इधर भी हम आएंगे ये जो यूरोप में यहाँ पे यूक्रेन वाला मामला है, मगर आज इजराइल ये कहता है कि जनाब यानी वो तो कहता है कि यूनाइटेड नेशन को ही बंद कर दो और अमेरिका बहादुर आंखें बंद करके बैठा है। ये क्या मामला है ब्रिगेडियर साहब? जी देखें, जो इस वक्त पहले गजा के आवाज शायद थोड़ी गजा की जो जी आवाज आ रही है। गजा के जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट इस पर चल रहा है उसको अगर आप देखें तो वहां पर मुझे लगता है कि ये सारा डोमेस्टिक ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए है सब कुछ। इसराइल को भी देखें तो उसके लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो हैं वो डिवाइडेड नजर आते हैं उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से। दिसंबर 2022 में नेतन्याहू की गवर्नमेंट आई थी और वहां पर भी खातिर ख्वाह जो है वो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिले थे और नेतन्याहू ने जो है वॉर को ऑप्ट किया ताकि आप एक स्टेट को, एक यहूदियों को ज्वाइन कर सकें। और जो सेटलर्स हैं जो इसराइल की तरफ देखते हैं, नेतन्याहू की तरफ देखते हैं, तो उनकी एक सेटिस्फेक्शन के लिए उसने हमास पे अटैक किया जो कि अब प्रोटेक्टेड वॉर की सूरत अख्तियार कर गया। अगर आप ईरान को देखें तो ईरान को एक ऐसी तौर पे देखा जाता है कि जहां पर जो है वो इसराइल के लिए एक लाइव थ्रेट है, क्योंकि इसराइल और ईरान के मुतालिक कहा जाता है कि शायद उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स होने के नाते वो खातिर ख्वाह जो है वो एक दूसरे को थ्रेट करते हैं। तो एक एम्बिगुअस किस्म की थ्रेट जो वहां पे लाइव रखी हुई है ग्रेट पावर्स ने। चाइना और रशिया का भी वहां पर खातिर ख्वाह जो है इंटरेस्ट है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जो है किसी लार्जर स्केल की वॉर में जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं माफी चाहता हूँ वक्त की कमी के बाद में एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। एक पहले भी फैक्टर इन तो हैं हौसीज या हौतीज जिसे कहते हैं, मगर अब वो ज्यादा जारहाना अंदाज में इस कॉन्फ्लिक्ट में आगे आ रहे हैं और उन्होंने इम्पेरल कर दिया है दुनिया का जो ट्रेड है। जिस तरह उन्होंने 3 जहाज़ों पर उन्होंने हमला किया और उन्हें वो हालांकि उन पर बड़ा जुल्म भी हो रहा है जो वो सहते हुए, तो इस फैक्टर को आप क्या समझते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट में कितना डैमेज कर सकते हैं वेस्ट के इंटरेस्ट को जो ये हौतीज का जो फैक्टर है? जी बिल्कुल, देखें जो रेड सी है बेसिकली उसको यमन डोमिनेट करता है और उसके अंदर हौसी कबाइल जो है बेसिकली जिनको ईरान की फंडिंग हासिल है और वो कहते भी हैं कि वो उसकी प्रॉक्सी है, तो वो हमेशा एक अपने नोटिस होने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और रेड सी के अंदर पिछले माह आपने देखा होगा कि यूरोपियन एक ऑयल टैंकर को भी उन्होंने तबाह किया था कि जिसकी रिएक्शन में इसराइल ने और जो अमेरिकन बहरी बेड़ा है मेडिटेरेनियन के अंदर उसने अटैक भी किया सना के ऊपर और खातिर ख्वाह डिस्ट्रक्शन और किलिंग्स भी हुई थी। तो लिहाजा ये एक तमाम छोटे मोटे लेवल की स्क्रिमिशेस वहां पर जारी हैं। और अब जो रेड सी जो बेसिकली साहब ये जो मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के हवाले से एक और खबर जो है वो इससे जुड़ी हुई है कि अमेरिका में जो अरब हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो जंग बंदी के लिए उसको वोट देंगे जो कि जंग बंदी करवाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि जो अरब वोट है या मुस्लिम वोट है वो इस पर जो है वो मौसर हो सकता है और वो वोट किस तरफ जाएगा? किसकी ये पॉलिसी है कि जंग बंदी हो जाए, क्या कमेला और या ट्रंप? बिल्कुल ठीक। देखें अरब और एज वेल एज अगर वेस्ट को भी आप देखें, यूरोपियन यूनियन को वहां से भी आवाजें बुलंद हो रही हैं कि आप सीज फायर की तरफ जाएं, लेकिन नेतन्याहू बेसिकली चूंकि अल्ट्रा नेशनलिस्ट है और इसराइल हमेशा जो एक्सपेंड किया, जो एग्जिस्ट किया वॉर के अंदर किया है, तो वॉर बेसिकली उसको इसराइल को एक्सपेंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं नेतन्याहू और साथ साथ अपनी जो एक इसराइली मोनोपोली है उसको भी बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अगर स्टेट को ज्वाइन करना है, यहूदियों को ज्वाइन करना, तो उसके लिए जंग सबसे बेहतर ऑप्शन है। अमेरिकन भी जो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं एक और बात पूछूंगा। आप एक दुनिया की यानी एक हम भी बड़ी यानी फौज है, बड़ी वॉर हार्डन आर्मी का से आपका ताल्लुक है,
मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो लोग बहुत भिगोड़े हो रहे हैं, खुद भाग रहे हैं, कुछ लोग तो हमने, आपको याद होगा, आपने वो बहुत खौफनाक तस्वीर देखी होगी कि एक अमेरिकन फौजी जिसने अपने आप को गालबन इनकी एम्बेसी के सामने खुद को आग लगा ली थी। तो ये जो डिजर्शंस हो रही हैं, ये भी क्या आप समझते हैं कि ऊपर इम्पोज जो लीडरशिप है वो इजरायली अवाम की उनको सपोर्ट इसमें हासिल नहीं है, जितनी बेशुमार डिजर्शन हो रही हैं? देखिए, जो यूएस आर्मी की जो बेसिकली ये भी डिजर्शंस हुई हैं या एक ने सुसाइड किया था भी, तो वो बेहतर तौर पे शो करता है कि सन 2001 से लेके अब तक जो वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में खास करके, उससे पहले इराक में, कुवैत में, अगर आप जहां देखें वहां पर जिस तरह से अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो किलिंग्स हुई हैं उनकी, वो मारे गए हैं। तो मैं एक खबर चला रहा हूं यहाँ पे, जो कि इजराइल का जो अपोजिशन लीडर है उसने बताया है कि 12,000 फौजी जो हैं वो या तो भाग गए हैं या उन्होंने इजरायली फौज को छोड़ दिया है। जी आप जारी रखिए ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसराइली भी सोल्जर्स जो हैं, जब से वो 1967 की अरब इसराइल वॉर हुई थी कि जिसमें इनिशियली वो 6 डेज वॉर में हारे थे और फिर उसके बाद अमेरिकन सपोर्ट से जीते थे, उस वक्त से लेके अब तक, जैसे मैंने कहा कि नेतन्याहू या इसराइल जो है वो वॉर में एक्सपेंड करता है, तो वॉर उनकी बेस्ट पॉलिसी है टू मीट देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो जाहिर है कि आप कितना अरसे जो है वो लड़ेंगे, और पिछले 50 साल से 52-53 साल से अगर लड़े जा रहे हैं तो वहां पे भी जो सोल्जर्स की हालत है वो उसी तरह से होगी, स्पेशली जब आप कंस्क्रिप्शन जो है वहां पे लाजमी करें अपने जवानों के लिए। तो ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ इजराइल तो दहशतगर्दी कर ही रहा है, दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी का नासूर जो है वो मौजूद है, और चीन के सफ़ीर ने जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्होंने इंदिया दिया है कि चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर क्रैकडाउन कर सकता है दहशतगर्दों के खिलाफ। कितना मुअस्सर होगा, क्योंकि मुअस्सर तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन तो पाकिस्तानी फोर्सेस कर रही हैं। जी, जहां तक चाइनीज आर्मी का ताल्लुक है कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट करे, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई पॉलिसी है। हाँ, ये जरूर है कि जहां पर सी पैक के रिलेटेड कोई इंटरेस्ट होगा, स्पेशली गवादर के अंदर या उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, तो शायद वो ज्वाइंट ऑपरेशंस पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर करें, लेकिन फिजिकल मेरा नहीं ख्याल है वो फिर भी करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की बेस के ऊपर जरूर ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप ये समझते हैं कि कुछ फोर्सिएबल फ्यूचर में जितना दुनिया का एक प्रेशर बढ़ रहा है, इंटरनल प्रेशर, आपको याद होगा कि जब ये तहरीर स्क्वायर में लोग निकले थे वहाँ पे, तो यानी इजराइल में मिस्र की तहरीक के हक में लोग बाहर निकल आए थे। तो ये इंटरनल प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, क्या ये जो ज़िबा कर रहे हैं हमारे बच्चों को, ये रुक सकता है किसी फोर्सिएबल फ्यूचर में ब्रिगेडियर साहब? जी, अगर तेल अवीव के हिसाब से बात कर रहे हैं तो उनके वहाँ जरूर लोग निकल रहे हैं जो उनके लेफ्टिस्ट या जो मॉडर्नाइज या जो एक दरमियानी सोच रखने वाले ज्यूज हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मुजाहरे कर रहे हैं, और ये एक किस्म का प्रेशर है कि जिसकी वजह से सीज फायर तो नहीं लेकिन पॉज इन द वॉर जरूर इस वक्त आए हुए एक वक्फा जरूर है कि जिसको वहाँ पे रोकना जरूरी है। इसलिए अभी अगर आप देखें तो हमास की किलिंग किसी हद तक वहाँ रुकी, लेकिन लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर उन्होंने ऑपरेशंस कुछ किए हैं, लेकिन वहां पर भी अब अच्छा माय अनदर क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब, एक और भी बात सामने आई कि एक इल्ज़ाम लगा रूस पे कि जब वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के 10,000 या 15,000 फौजी मौजूद हैं, जिस पे धमकी दी अमेरिका ने कि जनाब हम हिट करेंगे शहरों को और वो मिसाइल्स या मिसाइल्स देंगे और अपने पर्सनल भी देंगे, और उसके जवाब में उसने कहा कि जनाब मैं आपको हिट करूंगा यूरोप में आके। और ज़ाहिर आप जानते हैं कि मिलिट्री आर्सनल के एतबार से आज भी दूसरी बड़ी ताकत रूस है। आप कितना बड़ा खतरा समझते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस ग्लोब के लिए? देखिए, जब ये यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो ये एक्सपेक्टेड था कि नेटो और रशिया शायद आपस में आमने सामने बैठेंगे, और यूक्रेनियन लीडरशिप इस बात को समझ रही थी कि नेटो हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन जो न्यूक्लियर डिटरेंस है बेसिकली, उसने जो ग्रेट पावर्स हैं, यूएस स्पेशली, और फिर जो दूसरे यूके या फ्रांस, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और रशिया के पास, तो न्यूक्लियर डिटरेंस ने वॉर को प्रोटेक्टेड रखा है। जो कन्वेंशन लेवल के ऊपर है, ये मेरा नहीं ख्याल के उस लेवल के ऊपर जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद अल्टीमेट जो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो न्यूक्लियर से एसोसिएटेड है, वो दुनिया में किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। स्पेशली यूरोपियंस आर वेरी स्केयर्ड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की एक्सचेंज। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ी अहम बात, कनाडा ने साफ इल्ज़ाम लगाया है कि जो अमित शाह है, वज़ीर दाखिला है गालिबन वहाँ के, बल्कि यकीनन वो खुद हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं।
ये बाहर जाके लोगों को इंडिया वाले असैसिनेट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो इतनी मजबूर और बेकस है दुनिया, ना इजराइल के सामने यूनाइटेड नेशन बोल सकता है, ना इनकी गुंडागर्दी जो है मुल्क से बाहर लोगों को असैसिनेट करने की। तो ये क्या है यूनाइटेड नेशन? बिल्कुल ऐसे देखिए, बुक्स चाइना में अमेरिकन ने और यूरोपियन जो उनके अलाइज एंड लाइक माइंडेड स्टेट्स, उन्होंने इंडिया को साउथ एशिया के अंदर एक रीजनल पुलिसमैन का दर्जा दिया, एक अफरियत बना दी है। अब वही जियो इकोनॉमिक्स जो है वो इस कदर बढ़ गई है जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर कि वहां पर जो 100 अरब की जो मंडी है भारत के अंदर वेस्टर्न मसनूआत की, तो वो एक नेचुरल अलाय बनाता है इंडिया को वेस्टर्न पार्ट्स का। अब कनाडा के अंदर आप देखें तो जो पाकिस्तान में तो वो किलिंग्स कर रहे थे और उसकी हम खातर खा जवाब भी दे रहे थे, लेकिन अभी ब्रिगेडियर साहब मैं माफी चाहता हूं क्योंकि वक्त खत्म हो चला, आपने रहनुमाई की। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये है एक सिनेरियो, इसका खाका, और हमने दुनिया को समझने की कोशिश की, और इसमें हमारी जो भलाई इसी में है कि अवाम इसको देखें और अवाम इनका हाथ रोकें। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।